गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो ये हमारा 8th क्लास की हिस्ट्री चली हुई थी, उसका 8th चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, उसमें हमने आधा जो किया था, ठीक है, यहाँ तक हमने रोलेट सत्याग्रह है, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बीच में क्लास नहीं ले पाई थी, ठीक है, किसी कारणवश। कोई बात नहीं, हम जो अपना सिलेबस है बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। बस हो ही गया ना, मतलब 8th क्लास में हम आए हुए हैं, और जो बाकी की क्लासेस हैं वो हमारी हो गई हैं 6th और 7th। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो 8th क्लास की हमारी हिस्ट्री है, ये भी हमारी जो है कंप्लीट हो गई है, आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ सिविक्स हमारी बचती है 2-3 चैप्टर, वो हम 2-3 दिन में कवर कर लेंगे। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा आधा चैप्टर बचा हुआ था, 8वां चैप्टर है हमारा, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों ने भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह चाहते थे कि पुराने ओटोजम साम्राज्य में स्थित मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। मतलब लोग जो थे क्या चाहते थे कि जो उनका साम्राज्य था उन पर जो खलीफा का ही नियंत्रण जो है बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड में हुआ था, और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज्य की मांग करें, ठीक है। 1920-1922 के दौरान, 1921 और 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी, ठीक है। कब छोड़ी? जो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ उस टाइम पे क्या किया, जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने जो सरकारी स्कूल थे उनको छोड़ दिया। और जो ये वकील थे, कौन कौन से थे? मोतीलाल नेहरू जी, CR दास, राजगोपालचारी और आसफ अली, ठीक है। ये बहुत सारे जो है वकील थे, इन्होंने जो है वकालत छोड़ दी थी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। यहां से देखिए, एक सेकेंड। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में जो है भारी गिरावट आई। तो यहाँ से बन सकता है कि विदेशी कपड़ों में के आयात में भारी गिरावट कब आई? 1920 से 1922 तक, ठीक है। परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे, ठीक है। मतलब ये तो एक क्या था, ट्रेलर ही था इस चीज़ का। जो स्टूडेंट थे उन्होंने सरकारी जो स्कूल थे, कॉलेज थे, वो छोड़ दिए थे, और जो वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। देखिए यहाँ से एक बार देखते हैं स्रोत 3 के बारे में। पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी एक संघर्ष का आधार कैसे बन सकती है? इस बारे में गांधी जी का यह कहना था, प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा जो है पैदा होती है। मतलब अगर इंसान अच्छे ही काम करता रहेगा तो अहिंसा पैदा होगी, अहिंसा जो है जन्म लेती है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए उद्देश्य से जो है पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा है। इसके लिए जो है आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मतलब अहिंसा का मतलब क्या है कि आप अपनी इच्छाओं
को त्याग दें, ठीक है, अपनी खुशियों को त्याग दें, और दूसरे व्यक्ति जो है आपको उसको क्या करते रहें, आपके ऊपर पीड़ा आपको पीड़ा देते रहें, ठीक है। उस सहन करने को क्या कहा गया, अहिंसा। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं, ठीक है। देखिए, सॉरी, एक सेकेंड। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों में मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करेंगे। खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए जो भारी लगान थे उनके खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। जो खेड़ा के लोग थे, गुजरात में जो भी ये किसान थे, पाटीदार किसान, जो लोग अंग्रेजों ने उनके ऊपर जो भारी लगान लगाया था उनके लिए उन्होंने जो है अभियान चलाए। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई, ठीक है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने सारे वन सत्याग्रह, एक सेकेंड, जो है वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों के बारे में वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। ये देखिए, हम इसमें जो वर्ड दिया गया है घेराबंदी, एक शब्द है घेराबंदी। तो घेराबंदी क्या है, लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया गया प्रदर्शन, ठीक है। क्या है घेराबंदी, लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए जो विरोध प्रदर्शन किया गया है वो है घेराबंदी, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कम जो कर है वो कम करवा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज्य का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध जो मौजूदा पाकिस्तान में है, एक सेकेंड, जो सिंध है वो कहाँ है, अभी पाकिस्तान में, ठीक है। में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत आंदोलन के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिकता एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को कई जो है नई ताकत प्रदान की। यहाँ से देखेंगे, पंजाब में सॉरी, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता में गुरुद्वारों में जमे बड़े भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय हो के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी थी। जो असम में जो चाय बागान के जो मजदूर थे उन्होंने क्या नारा लगाया, गांधी महाराज की जय। तो ऐसे बन सकता है कि गांधी महाराज की जय किन्होंने नारा लगाया, जो चाय बागान के जो मजदूर थे उन्होंने अपनी जो है सैलरी बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने मांग शुरू कर दी थी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी थी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। तो ये देखिए, एक बार महंत के बारे में देखेंगे। महंत क्या होते थे, सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता, ठीक है, जिनको हटाने के लिए जो है आंदोलन किए गए थे, जो सिख गुरुद्वारों के जो धार्मिक कर्ता धर्ता थे, ठीक है। और गैरकानूनी बेदखली क्या है, जो पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैरकानूनी ढंग से निकाल देना, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा गैर कानूनी बेदखली। यहाँ से देखिए, ये एक चित्र दिखाया गया है स्वराज मंदिर का। इसमें देखिए कृष्ण के सारथी दिखाए गए हैं, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से देखिए, महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता से उपजी छवियों में से महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में
दिखाया जाता था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं किनका, कृष्ण जी का। ठीक है, वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है कि इनके सारथी बने हैं श्री कृष्ण जी के। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जनता के महात्मा। ठीक है, उन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबत और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। मतलब लोगों के दिमाग में ऐसी छवि बन गई थी महात्मा गांधी जी की कि वह उन्हें मुसीबतों से और उनकी जो गरीबी है और मुसीबत है उनसे छुटकारा दिला रहे हैं। ठीक है, ऐसी छवि बन गई थी लोगों के दिमाग में। गांधी जी जो है वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। जो खेतीहर मजदूर थे उनको क्या लगता था कि उन्हें जमीन मिल जाएगी। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी को श्रेय दिया कि उनके जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो गांधी जी की वजह से ही हो रहा है। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी। हमने ऊपर पढ़ा ना गैर कानूनी क्या होता है, बेदखली। ठीक है, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार जो है गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। देखिए स्रोत 4 में क्या कह रहे हैं, वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है, क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही जो है बेदखली रुकवाई है। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है 1922 से 1929 की घटनाएं। 1922 से 1929 की जो घटनाएं उसके बारे में आज हम इधर पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जो है हिंसक आंदोलनों के विरोधी थे, मतलब हिंसा का विरोध करते थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला कर दिया, उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। उस दिन 22 पुलिस वाले जो है मारे गए थे। चोरा चोरी कांड में जो है 22 पुलिस वाले मारे गए थे। कब हुआ था चोरा चोरी कांड? 1922 में, जब किसान जो है आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस ने क्या किया, उन पर जो है गोली चला दी थी। ठीक है, वो अपना शांतिपूर्वक अपना जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, उन पर गोली चला दी और किसानों को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, एक सैंडर्स नामक सॉरी नहीं इसमें नहीं है, वो तो जो है अलग है, भगत सिंह वाले में है। तो एक उन्होंने जो है पुलिस वालों पर हमला कर दिया। जो चोरा चोरी पुलिस थाना था उन पर हमला कर दिया और उसमें 22 पुलिस वाले जो है मारे गए थे। ठीक है, सैंडर्स वाला तो भगत सिंह के उससे है ना रिलेटेड। ठीक है, चलिए असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी ने अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य देवताओं को दलील दी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को जो है प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक
सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक जनाधार काफ़ी उपयोग साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय जो है स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी को 1930 में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता ने 1929 को पारित किया और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के नाम से जो है मनाया गया। एक बार इधर देख लेंगे, ये देखिए चित्तरंजन दास जी हैं ये। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक जो है मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय रहे हैं। इस चित्र में दिखाया गया है साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। ठीक है, 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग जो है भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भी जो है भारतीय प्रतिनिधि नहीं था और भारत के लोगों का फैसला करना था और उसमें कोई भी जो है भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से जो है भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों के साथ उनका जो है स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। ठीक है, क्या नारा था? साइमन वापस जाओ। तो ये देखिए, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इसमें दिखाएंगे जो सैंडर्स नामक जो पुलिस थे उनकी जो है भगत सिंह और उनके दोस्तों ने मिलकर जो है उनकी हत्या कर दी थी। क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने जो है लाला लाजपत राय जो थे हमारे, उन पर जो है लाठीचार्ज की और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने जो है गुस्से में आकर जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्होंने उनके ऊपर उनको वैसे डरा रहे थे लेकिन उसमें जो है उनकी हत्या हो गई एक पुलिस अफसर की। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, देखो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। इसी लाठीचार्ज के कारण जो है बाद में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी ये? 17 दिसंबर 1928 को जो है ये जो है कांड हुआ था। ठीक है, अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 में। ठीक है, क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब चढ़ाया? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, और बम जो बम है वो कब फेंका गया? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, और उनको फांसी की सजा कब सुनाई गई? कौन कौन थे? भगत सिंह जी,
सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 पर, ठीक है, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु कितनी थी? सिर्फ 23 साल की थी। बताइए, आज तो हम इतने, आप लोग इससे तो काफ़ी बड़े ही होगे देखो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं दांडी मार्च। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज्य अपने आप जो है आने वाला नहीं था। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था, और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच जो है मतभेद पैदा हो गया था। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट जो है पैदल चल कर गए। वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक जो है इकट्ठा किया। देखिए, ये यहाँ पे इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसान, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों के नियम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी। कितने प्रांतों में बनी? 7 प्रांतों में, ठीक है। 11 प्रांतों में हुई थी, उसमें 7 प्रांतों में जो है कांग्रेस सरकार बनी, ठीक है। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कराया जाए। अंग्रेजों ने यह बात मानी जो है कांग्रेसी सरकारों ने जो है विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये देखिए, इस चित्र में दिखाए गए हैं। महात्मा गांधी के साथ कौन है? सरोजनी नायडू जी हैं। पेरिस 1931 का ये फोटो है, ठीक है। 1920 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पहुंचने वाली एक जो है पहली महिला थी। एक बार ये देख लेंगे इधर, क्या है ये? स्वतंत्रता संघर्ष में महिला, ठीक है। कर्नाटक की अंबाबाई के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं जो है आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी एक हिस्सेदारी जो है बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त जो है ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिला जो है घरों से बाहर आने लगी है। इससे उन्हें विभिन्न व्यवसाय व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ जो है समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ था, क्या था? मतलब उनकी सहभागिता का क्या अर्थ था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की जो अंबाबाई थी, उनका विवाह 12 वर्ष में हो गया था।
और 16 वर्ष में वो विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर दोबारा जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वे जेल से बाहर होती तो अच्छे ही काम करती थी, सभाओं में भाषण देती थी, बुनाई कताई सिखाती थी और प्रभात फेरियों का आयोजन करती थी। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन में सबसे सुखद क्षण मानती है। मतलब जो भी वो लोगों को सिखाती थी अच्छे काम, उनको वो अपने जीवन के सुखद लक्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे लक्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जो है जद्दोजहद जहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान जो है शुरुआत में भी महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थक में नहीं थे। आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया, वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। ठीक है, देखिए यहाँ पे थे हम स्रोत 5 में। ठीक है, वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। तो 30 दशक में नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग जो है नबरंगपुर स्थित पबरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। कितने लोग? 19। ठीक है, बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को जो है कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कईयों को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता, को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाए। देखिए, बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। तो प्रांतीय स्वायत्तता क्या है? संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, क्या है? संघ के भीतर रहने वाले प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की जो है क्षमता। आगे देखते हैं, ये देखिए इस चित्र में दिखाए गए हैं भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। ठीक है, प्रदर्शनकारी जो है हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। 1000 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। देखिए इधर चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है भारत छोड़ो और उसके बाद। ठीक है, महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन ही भारत छोड़ दें। अंग्रेजों ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को जो है फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी जो है सरकार का गठन कर लिया। देखिए लोगों ने कितना झेला है, जो हमारे पुराने जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने कितना झेली हैं ये चीज़ें। और आजकल तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही देश में अपने ही लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, किस जाति से आता है, किस वर्ग से आता है तो हम हिंदुस्तानी ना। आजकल क्या कर रहे हैं, पहले तो हमारे जो हिंदुस्तानी थे वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे, ठीक है, अपने देश को आज़ाद करने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम अपने आप से ही लड़ रहे हैं। जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो खुद ही जो है अपने इससे लड़ रहा है। कोई हिंदू मुसलमान करके लड़ रहा है, कोई जाति वर्ग में लड़ रहा है। तो क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितनी चीज़ें झेली हैं, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों ने क्या क्या संघर्ष किए हैं, ठीक है। ये जो इतिहास है ना, वो हमें अपने जीवन को समझने की ओर लेके जाता है, हमें समझाता है कि कैसे कैसे लोगों ने अपनी जो है
जान की जो है जान दी है लोगों ने, किस तरह के जो उन्होंने संघर्ष किए हैं, ठीक है। और हम अपने में ही उलझे हुए हैं। देखिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से जो है ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस को उनकी गोली से मार दिए गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों में भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, ठीक है। आजकल तो हम अपने में ही उलझे हुए हैं, ये छोटा वो बड़ा है, कोई नहीं छोटा बड़ा, सब ऊपर से भगवान ने, एक ही है ईश्वर, उसी ने सबको बनाया है। नीचे आके सब ने अपना धर्म, अपनी कास्ट सब बांट ली है, ठीक है। सब हैं एक ही हैं, वो क्या ऊपर से क्या उतर के आता है, इंसान के रूप में ही आता है वो, ठीक है। हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं आज भी। देखिए इस चित्र में दिखाए गए हैं सुभाष चंद्र बोस, समाजवादी विचार रखने वाले, आमूल परिवर्तनवादी, राष्ट्रवादी। सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में जिन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंचे। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण में मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया, ठीक है। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान जो है सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ जो है आंदोलन के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया, ठीक है। ये देखिए हमारी हेडिंग है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए जो है स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए जो है स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों में जो है लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच तनाव पैदा हुए, ठीक है। एक सेकंड, ये पहले यही देख लेंगे इधर, यहाँ से इस चित्र में दिखाए गए हैं मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य। सेवाग्राम 1942 में मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। जो मौलाना आज़ाद जी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। और उनके पिता क्या थे? बंगाली थे और उनकी माँ अरब मूल की थी, ठीक है। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और बहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता में हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे, जिन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्रीय सिद्धांतों का विरोध किया था। इस चित्र में दिखाया गया है गांधी जी जिन्ना वार्ताओं में सब पहले गांधी जी के साथ वार्ता करते चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1944 में, ठीक है। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालचारी, ये इधर दिखाए गए हैं, सी राजगोपालचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत से पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। उन्हें लोग जो है राजा जी के नाम से जानते थे। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, राजा जी के नाम से किसको जाना जाता था? राजगोपालचारी जी को, ठीक है। देखिए इस चित्र में दिखाए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में से एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात में एक गरीब किसान व्यावसायिक परिवार से थे, ठीक है। कहाँ से थे? नादियाड गुजरात के थे,
जो एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। कब रहे हैं? 1931 में। ठीक है, इस चित्र में देखिए महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, सितंबर 1944 में। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को जो है पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के मुख्य जो है प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। इसमें देखिए इस चित्र में दिखाए गए हैं जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से सबसे पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 गांधी जी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू जो है राष्ट्रवादी आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे। जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या होता है? ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक और तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई भी आरक्षण नहीं था। ठीक है, यहां से देखें। ठीक है, 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे होंगे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान के जो है अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मतलब क्या होते हैं? कम है। ठीक है, कम मात्रा में है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभवतः है कि मुसलमानों को जो है प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत के कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया था। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस भी जो है विफलता ने लीग को अपनाना जो है भारतीय जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने जो है अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता जो है असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। ठीक है, यहाँ से देखिए ये चित्र में दिखाया गया है खान अब्दुल गफ्फार। ठीक है, कौन है ये? खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख जो है पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। कब का है ये? मार्च 1947 का। ठीक है, गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि बादशाह खान के नाम से किसको जाना जाता है? तो गफ्फार खान को जो है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। किस चीज़ के थे? खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। कौन थे? गफ्फार खान, जिसको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफत थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की जो है भर्त्सना की थी। ठीक है, 1946 के दौरान प्रांतीय चुनाव एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को जो है बेजोड़ सफलता मिली। लीग जो है पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित
और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का कुछ स्वायत्त देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुसलमान लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के लिए कुछ खास प्रावधानों पर असहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन जो है अवश्य भावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जनांदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग जो है मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। ये एक चित्र दिखाया गया है। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार को छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों में बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर जो है शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शकल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद जो है विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आज हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री थी वो भी आज हमारी ख़त्म हो गई है। सिर्फ हमारी पॉलिटी रह गई, उसके 2-3 चैप्टर हैं। ठीक है। 6th, 7th, 8th हमारे तीनों जो है कंप्लीट हो गए हैं। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लेलिस्ट में जाके जो पीछे की क्लासेज हैं 6th, 7th, 8th, ठीक है, पहले बेसिक कवर करके आएंगे, तभी हमें जो है आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी, जैसे CTET हो गया, HTET हो गया, NCERT तो हर एक जो है एग्ज़ाम में आती है। UPSC तक भी NCERT आती है। तो सबके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी ये क्लासेस। ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।